वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न एचपीयू बीएड एंट्रांस एग्जाम के लिए आपको काफ़ी मदद करेगी ये वीडियो। और ये प्रश्न जनरली मैं आप लोगों की डिमांड आ रही थी आपकी कि सर कुछ एक ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन लेकर आइए क्योंकि वो समझ में नहीं आते। तो आज आप लोगों को ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। नंबर सीरीज की भी है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन ही हमारा नंबर सीरीज से है और साथ ही अल्फ़ाबेट सीरीज से भी है क्वेश्चन। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो आज के अपने पहले प्रश्न से। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि यदि संख्या 5 7 2 6 4 8 9 के अंकों को बढ़ते क्रम में लगाएं। तो देखिए बढ़ते क्रम में बोला जा रहा है और बढ़ते क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। मतलब पहले जो है जो छोटा अंक होगा उसको लिखेंगे, फिर बड़ा होगा उसको लिखेंगे, फिर उससे आगे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस प्रकार से जो है हम लिखेंगे। तो क्या बोला गया है, कौन से ऑर्डर में लगाना, हमने बढ़ते क्रम में लगाने अंकों को। और तो कितने अंक जो वो अपने स्थान पर ही रहेंगे। तो इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले आपने जो यहाँ पर संख्या दी है इसको लिख लेना है। क्या दी है, 5 दिया है, माफी चाहूंगा, 5 7 2 6 4 8 और 9 दिया है। ये आपकी संख्या दी गई है। अब बोला गया है बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या है वो लेनी है। सबसे छोटी क्या है इस नंबर में, पूरे नंबर में सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। ठीक है, 2 के बाद कौन सा है, 4 है, और 4 के बाद कौन सा है, 5 है। उसके बाद क्या है, 6 है, और फिर 7 है, और फिर 8 है, और एक 9 है। तो ये पूरी संख्या होगी। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि कौन सा स्थान, कौन से नंबर्स ने जो अपना स्थान नहीं बदला है। तो देखिए 2 ने तो अपना स्थान बदल लिया है, 7 ने भी बदला है, 5 का भी नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 6 जो अपने स्थान पर रहा है, 6 की पोजीशन नहीं बदली है। उसके बाद ये जो है अगला जो डिजिट था ये भी मिसमैच हो रहा है। और ये देखिए यहाँ पर 8 जो है अपने ही पोजीशन पर रहा है, 9 जो है वो भी अपनी पोजीशन पर रहा है। तो इट मीन्स कितने डिजिट्स ने जो अपने जो पोजीशन नहीं बदली है, ये देखिए 1 और ये 2 और ये 3 डिजिट ने जो वो अपनी पोजीशन नहीं बदली है। तो पेपर में क्या पूछा गया कि कितने अंकों ने जो वो अपनी पोजीशन नहीं बदली है, मतलब कि वो अपने ही स्थान पर रहे हैं। तो 3 जो है अपने स्थान पर रहे हैं, 3 अंक जो है वो अपने ही स्थान पर रहे हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 3। उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यदि बीते कल के पहले का दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा। तो देखिए इन प्रश्नों को कैसे करते हैं डिस्कस कर लेते हैं इनको भी। देखिए सबसे पहले आपने 3 पोजीशंस बनानी है। देखिए यहाँ पर बनेगी आपकी पास्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्रेजेंट, पीआर से लिखता हूँ मैं प्रेजेंट ताकि आपको पता चल सके। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, मतलब बीता हुआ काल। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो अभी बात कर रहे होंगे हम। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल, मतलब कि आने वाला समय। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, अब हम प्रश्न को आसानी से समझते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, यदि बीते कल के पहले का दिन। देखिए यदि बीते कल के मतलब कि आज से बात हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम क्या लगा देते हैं, मार्क लगा देते हैं, साइन लगा देते हैं। ये देखती ये लगा दिया हमने कि ये आज के समय में हम बात कर रहे हैं कि बीते कल। बीते कल का मतलब होता है पिछला कल। यहाँ पर ये पिछला कल आ गया, बीते कल के पहले का दिन। और इस कल को ये जो है इससे पहले का दिन बोल रहे हैं। तो एक और आएगा दिन, शनिवार था, ये शनिवार था। यहाँ ऐसे लिख देता हूँ मैं कि ये शनिवार है। तो आने वाले कल, तो प्रेजेंट में बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर बात कर रहे थे। तो आने वाला कल कौन सा होगा, ये होगा आने वाला कल। इसको बोल दिया कि बाद वाला दिन, मतलब इस कल के बाद वाला दिन। बाद वाला दिन मतलब अगला दिन। तो ये आ गया, इससे अगला दिन कौन सा बार होगा। तो देखिए यहाँ पर आप आसानी से आप समझ पाएंगे। इस प्रकार से ही आप लोगों ने प्रश्न को हल करना है। आप जो भी अपने मर्जी से जो आपको आसान लगता है उस हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं पेपर को। लेकिन मैंने अपने आपको समझाने के लिए ऐसा फॉर्मेट बनाया ताकि आपको आसानी से जो है प्रश्न समझा जाए। तो देखिए यहाँ पर था शनिवार, ये देख सकते हैं। अब शनिवार से आगे काउंट कर लो कि कितने दिन बनेंगे। ये वाला शनिवार हो गया आपका, ये वाला संडे हो गया आपका, ये मंडे, ये ट्यूसडे, और ये वेडनेसडे। मतलब वेडनेसडे मतलब बुधवार। तो ये डब्ल्यू आएगा। तो ऑप्शन सी में आप लोग देख पा रहे होंगे कि बुधवार है। तो इट मीन्स जो आपने यहाँ पर रीजनिंग लगाई है बिल्कुल सही है। आपकी तर्क शक्ति, अगर आप इस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं, आपको और कोई तरीका नहीं आ रहा है इनको सॉल्व करने का, और प्रश्न भी समझ नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा है कि बीते कल का पहले दिन, तो इस प्रकार से भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी
ट्रिकी क्वेश्चन था मेरे अकॉर्डिंगली, और उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। ये जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर लिखा है मैंने, इनको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आपने जो बात की जा रही थी वो प्रेजेंट को जो है मेजर रख के ही बात की जा रही थी। तो उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, मलेरिया एक बीमारी है, ठीक है। मलेरिया इज रिलेटेड विद डिजीज एंड स्पेयर जो है वो किससे रिलेटेड करता है? तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है आपका घाव से रिलेटेड करता है स्पेयर जो होता है, ऑप्शन बी है आपका तलवार, ऑप्शन सी है आपका हथियार, ऑप्शन डी है आपका मृत्यु। तो देखिए स्पेयर क्या होता है, बर्छा क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा एक भाला टाइप का होता है जो एक हथियार होता है, मतलब कि शिकार करने के लिए उसको यूज किया जाता था, या फिर युद्ध या वॉर में उसको यूज किया जाता था। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी हथियार, मतलब कि क्या है, ये एक हथियार है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, हथियार। स्पेयर क्या होता है? भाला टाइप का होता है जिससे कि शिकार करने के काम या युद्ध में काम आता है ये। तो बर्छा एक हथियार है। मलेरिया जिस प्रकार डिजीज है, मलेरिया क्या होती है, एक बीमारी होती है, उसी प्रकार बर्छा क्या है, हथियार है। तो उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, विच इज डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट। देखिए इनमें से जो है वो अन्य से भिन्न है। कौन है अन्य से भिन्न? तना, ऑप्शन बी है पेड़, ऑप्शन सी है जड़, ऑप्शन डी है टहनी। तो देखिए अगर आप ऑप्शन ए, सी और डी को देख रहे होंगे, तना, जड़ और टहनी, ये तना, जड़ और टहनी जो है वो पेड़ का पार्ट होते हैं। लेकिन पेड़ जो होता है एक फुली बॉडी है, मतलब पूरा इन सब चीज़ों से मिलकर बना है। मतलब तना भी पेड़ से जुड़ा है, जड़ भी पेड़ से जुड़ी है, टहनी भी पेड़ से जुड़ी है। पेड़ कैसे बनता है? पेड़ बनता है, पेड़ की जड़ें होती है, फिर तना होता है, फिर तने के बाद टहनियाँ होती है, तो वो क्या बन जाता है, कंप्लीट पेड़ बन जाता है। बाकी जो ऑप्शंस आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, टहनी पार्ट है पेड़ का, ट्री का, जड़ पार्ट है पेड़ का, और तना भी भाग है पेड़ का। लेकिन पेड़ जो है एक पूरी फुल बॉडी है, मतलब पेड़ पूरा बन गया है। तो ये पेड़ जो है पार्ट नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रश्न का आंसर भी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें अक्षर के दाहिने से 8वां है? तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले मैं यहाँ पर ABC लिख लेता हूँ, ताकि आप लोगों को बताई भी हुई है मैंने पुरानी वीडियोस में कि कैसे लिखते हैं, ताकि आप लोग इस प्रश्न को आसानी से समझ पाए। खुद भी करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बार ABC लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ABCD लिख ली है, और आप लोगों को मैंने बताया भी हुआ कि इसको लिखते कैसे हैं रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने M और N लिखा हुआ है, M के नीचे N, ताकि ये सारे ऊपर नीचे बराबर एक दूसरे के पैरेलल में आ जाए। इससे जो है रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए आसानी रहती है। अल्फ़ाबेट सीरीज को इसलिए लिखते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आप लोग अभी मेरी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं रीजनिंग की, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए बोल दिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर A का नंबर दिया है 1, इसी प्रकार से B का 2, 3 का C, इसी प्रकार से नंबर देने होते हैं। और Z जो है वो 26वें नंबर पे आता है, M 13 नंबर पे आता है, और N जो है वो 14 नंबर पे आता है। इसको क्यों लिखते हैं? ताकि आपको जो है जो अल्फ़ाबेट सीरीज होती है इसको सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिल जाती है। अब हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें? तो लेफ्ट से 7th नंबर पर, मतलब कि देख सकते हैं यहाँ पर 7वें नंबर पर क्या है, मैंने नंबरिंग डाली हुई है, G है। बाएं से 7वें नंबर पर कौन सा आता है? हमारा G आता है। यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ पर 7 लिखा हुआ मैंने नंबर। अच्छा, और उसी 7वें अक्षर के दाहिने से, देखिए अब 7वें अक्षर का जो दाहिना होगा वो इसी तरफ को होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अक्षर का दाहिना पूछा जा रहा है, आपका दाहिना नहीं। क्योंकि पहले बोला गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, तो इस समय हमें अपना बायां लेना है। बायां ये है और हमने राइट की तरफ को मूव करना है। मतलब यहाँ पर A है तो B C D E F इस प्रकार से। अब बोला गया है कि G जो 7th नंबर पर है, इसी के आगे जो 8वां अक्षर है वो कौन सा होगा? तो G से आगे आप 8वां नंबर देख सकते हैं। यहाँ पर पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। तो G से आगे 8वां नंबर क्या होगा? देखिए 1 हो गया, ये 2 3 4 5 और ये 13 जो है 6, और N जो है वो 7, और 8वें नंबर पर है आपका O, मतलब कि 15वें नंबर वाला अक्षर जो है वो कौन सा है? आपका O है। और 8वें नंबर पर कौन सा पोजीशन बन गई इस हिसाब से? O। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन A हो जाएगा। अगर आप लोगों को अभी भी समझ नहीं आया है तो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि साधारण शब्दों में बोला जाए तो आप लोग ऐसे ही देख सकते हैं,
7th पोजीशन दी गई है और प्लस 8th पोजीशन दी गई है, और 8 और 7 कितने हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। तो ऐसे ही देख लेना था आपने कि 15वें नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो 15वें नंबर पर आ जाता है आपका ओ अल्फ़ाबेट। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी निश्चित कूट में ऋग्वेदा को TFISGAC लिखा जाता है, तो उपनिषद को उसी कूट में किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले मैं यहाँ पर जो ऋग्वेदा का कोड है इसको लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऋग्वेदा का कोड लिख लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। और इसमें रिलेशन फाइंड आउट अगर हम करते हैं तो देखिए आर के बाद में जो है टी कौन से नंबर पे आता है, तो RST। तो इस प्रकार से अल्फ़ाबेट आगे की तरफ जाते हैं। तो कितना प्लस हो रहा है इसमें, 2 प्लस हो रहा है, +2 आ जाएगा। अच्छा, अब आई जो है इसका रिलेशन एफ के साथ में कैसे है, अगर हम आई से पीछे की तरफ को 3 अल्फ़ाबेट आएंगे तो हमारे पास एफ आ जाता है। आप लोग खुद ही करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। तो देखिए एक पैटर्न बन रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा, +2 और -3। आगे देखते हैं, अगर +2 आया तो हमारा यही पैटर्न जो है फॉलो हो रहा होगा। तो जी के बाद जो है वो +2 होना चाहिए, तब जो है आई आना चाहिए। तो GHI, तो जी हाँ, आगे जो है जी और आई का रिलेशन कैसे है, +2 है। GHI, तो मतलब +2 हो रहा है, 2 पोजीशन आगे जा रही है अल्फ़ाबेट में। उसी प्रकार से आगे V और S का कैसा होना चाहिए, -3 होना चाहिए। V और S का यहाँ पर जो है -3 होना चाहिए, मतलब V से पीछे की तरफ को जो है S आना चाहिए 3 नंबर पर। तो देख सकते हैं आप खुद भी करके, तो ये -3 ही आता है, मतलब S जो है वो V से पीछे की तरफ को 3 प्लेस पीछे होता है, पीछे की तरफ को। तो इस प्रकार से ही +2 और -3 +2 -3 इस प्रकार से एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हमें पैटर्न पता चल गया है। अब हम जो है उपनिषद का जो है कोड निकालते हैं। एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूं। तो अब उपनिषद का कोड फाइंड आउट करते हैं। पैटर्न क्या था हमारा, पैटर्न याद रखना है, +2 -3, यही वाला जो है हमारा पैटर्न चला हुआ था। ऐसे ही करना है, +2 -3 +2 -3, ऐसे ही चलाना है। हमने नीचे भी ये वाला कोड फाइंड आउट किया हमने। U के बाद अगर हम +2 करेंगे तो क्या आएगा, RSTU, V और W आ जाएगा। क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। जी हाँ, W आ जाएगा। उसके बाद P में क्या करना हमने, -3 करना है, मतलब P से पीछे की तरफ को 3 जाना है। अब हमने P से पीछे 3 वैल्यू पीछे जाना था, और पहले में हमने देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर क्या किया है, +2 किया हुआ है। ये देख सकते हैं पहला हमारा पैटर्न +2 ही था। अगर P से पीछे जाना है तो P से पीछे 3 वैल्यू जाना है, तो P से पीछे आता है आपका O से पीछे आएगा N से पीछे आएगा आपका M, 3 प्लेस पीछे की तरफ को। तो तीसरा प्लेस जो पीछे की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, M आ रहा है। तो उसको ध्यान में रखना है। अब देखिए N के बाद में जो है 2 वैल्यू आगे जाना है। अब हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अगले अल्फ़ाबेट में हमने +2 करना है। तो मतलब कि N में 2 जोड़ने हैं आगे की तरफ को। +2 का मतलब होता है आगे की तरफ को 2 अल्फ़ाबेट जोड़ने, और माइनस का मतलब होता है पीछे की तरफ को जो है अल्फ़ाबेट में जाना। तो n के बाद क्या आता है हमारा, 2 वैल्यू आगे जाएंगे तो n के बाद आ जाएगा आपका O, और O के बाद आ जाएगा P। तो 2 वैल्यू आगे जाना था तो P आ गया। अब देखिए I आ गया फिर से। तो आप खुद सोचिए यहाँ पर क्या करना है, 3 प्लेस वैल्यू पीछे जाना है, किसमें, P में। 3 प्लेस वैल्यू पीछे जाएंगे तो क्या आएगा, I से पीछे आता आपका H से पीछे आएगा G से पीछे आएगा F, मतलब कि हमने -3 जाना था, तो I का के लिए कोड क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से जो यहाँ पर कोड जो है मेंशन किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें S की, तो अब हमें +2 जाना है, मतलब आगे की तरफ को 2 जाना है। तो S के बाद क्या आता है, RST और U आता है। इट मीन्स S का कोड क्या होगा, U हो जाएगा। अब फिर से -3 करना है, तो H से पीछे -3 क्या आ जाएगा, ये है यहाँ पर H, और H से पीछे जो है -3 प्लेस वैल्यू पीछे जाना है अल्फ़ाबेट। तो H से पीछे आता है आपका G, और G के पीछे आता है F, और F के पीछे आता है E। तो 3 प्लेस वैल्यू पीछे हो गया अल्फ़ाबेट में, तो E जो है H का कोड आ गया। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। अब देखिए A आ गया है, यहाँ पर हमने -3 कर दिया था, माफी चाहूँगा, यहाँ पर -3 कर दिया था यहाँ पर। अब हमने फिर से +2 करना है, मतलब A के लिए +2 जोड़ने हैं। तो A के बाद 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। अब तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। और D के पीछे हमने 3 पीछे जाना है, D अब यहाँ पर फिर से -3 करना है, मतलब D के पिछली तरफ को 3। तो D से पीछे को क्या आता है, C आता है, फिर B आता है, और फिर A आता है। तो 3 जगह अगर हम बदलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, थर्ड प्लेस
ए आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे किस प्रकार से प्लेस वैल्यू को बनाना है। तो अब हम इस कोड को देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। WMPFUECA, WM ऑप्शन बी में देख पा रहे होंगे, WMPFUECA। तो जी हाँ, हमारा कोड हमें मिल चुका है और इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से इस प्रश्न का जो है हल किया जाता है पेपर में। इसी प्रकार से आपको क्विकली जो है प्रैक्टिस करते रहना है। अगर आप लोग रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप लोगों को रीजनिंग आएगी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, इनको भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से एक ना एक प्रश्न जरूर बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा देता हूँ। इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। देखिए जैसा जैसा बोला गया होता है वैसे वैसे ही आपने एज्यूम करते जाना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को डायरेक्शन के बारे में बता देता हूँ कि डायरेक्शन को कैसे याद रखते हैं। आपने एक प्लस का साइन लगाना है और ऊपर की तरफ को हमेशा नॉर्थ रखना है। नॉर्थ को हिंदी में बोलते हैं उत्तर, और राइट की तरफ को हमेशा आपने ई रखना है। ये कभी भी प्लेस चेंजेस नहीं होते, ये ऐसे ही रहते हैं। राइट को तरफ क्या रखना आपने, ईस्ट रखना, और ईस्ट को हिंदी में कहते हैं पूर्व, और नीचे की तरफ को रखना आपने साउथ। साउथ को हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिण, और आपने लेफ्ट साइड को क्या रखना है, डब्ल्यू माने वेस्ट, और वेस्ट को क्या बोलते हैं आपका पश्चिम बोलते हैं। साउथ को दक्षिण बोलते हैं, ईस्ट को पूर्व बोलते हैं, नॉर्थ को ऊपर वाला हिस्सा जो होता है आपका सर वाला, इसको उत्तर बोलते हैं। तो आपने यही डायरेक्शन यहीं पे फिट करनी है, जैसा जैसा बोला गया है वैसे वैसे चलना है। देखिए क्या बोला गया है, सबसे पहले सतीश 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो देखिए दक्षिण ये है हमारा, ये इसकी ओर चलाना है हमने सतीश को। पहले आपने एक बिंदु एज्यूम कर लेना है कि सतीश चलेगा कैसे। यहाँ पर बनाता हूँ मैं, देखिए सतीश, यहाँ पर एक प्लस साइन बना देता हूँ मैं ऐसे करके, ताकि आपको समझ आ जाए कि नॉर्थ साउथ कहाँ है। ये नॉर्थ, ये ईस्ट है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है, मतलब कि ये दक्षिण है। और दक्षिण की तरफ को हमने कितना चलाया, 8 किलोमीटर। सतीश यहाँ पर था, जहाँ पर मैंने गोला लगाया, यहाँ पर डार्क किया है, यहाँ पर सतीश था, और यहाँ से नीचे की तरफ को सतीश चला कितना, 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर चला, यहाँ पर 8 लिख देता हूँ मैं, 8 किलोमीटर नीचे की तरफ को, साउथ की तरफ को चला, इधर को जा रहा है। उसके बाद बोला गया है कि वे अपने दाईं ओर घूमकर 6 किलोमीटर चलता है। जब वो नीचे की तरफ जाएगा, आप खुद ही अज्यूम करो, जब वो नीचे की तरफ आ रहा होगा, तो एक मिनट मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो उसका जो दायां किनारा वो किस साइड होगा, देखिए अब अगर वो नीचे जा रहा है तो उसका लेफ्ट इस प्रकार इस साइड को होगा, और राइट जो है इस साइड को होगा। आप खुद भी अज्यूम करके देख सकते हैं। तो दायां किनारे का मतलब होता है राइट हैंड साइड, तो इसको राइट हैंड साइड मोड़ना हमने, किसको, सतीश को। कितना मोड़ना है, यहाँ पर एक मिनट मैं क्लियर कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। दाएं किनारे को मोड़ना है सतीश को, इधर 6 किलोमीटर चला है दायां किनारा। उम्मीद है आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। आपने पिक्चर बनाते रहना है, इमेजिनेशन करते रहना है कि कैसे कैसे चला है। यहाँ पर 6 किलोमीटर चला दिया इसको, यहाँ पर 6 किलोमीटर है ये, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ पर सतीश जो है 6 किलोमीटर चला दाईं तरफ से। उसके बाद क्या बोला गया है प्रश्न में, देखते हैं। फिर उत्तर पूर्व की ओर घूमकर 10 किलोमीटर चला। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट आ गया है, उत्तर पूर्व बोला गया। उत्तर पूर्व को बोलते हैं इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए नॉर्थ ये था हमारा, ईस्ट ये है हमारा, तो इस तरफ को मोड़ना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर इस तरफ को कैसे मोड़ेंगे, तो इस तरफ को कैसे मोड़ेंगे, नॉर्थ तो हो गया आपका ये साइड को, ठीक है। तो इन्होंने बोला तो है नहीं, अगर बोला होता नॉर्थ तब तो हमें ऐसे मोड़ देते, इसको सतीश को ऐसे मोड़ देते ऊपर की तरफ को, ठीक है। एक बार मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अगर बोला होता सिंपली कि वो फिर उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है, तो उत्तर दिशा तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ कोई होगी, ये देख सकते हैं नॉर्थ दिशा हमेशा ऊपर को रहती है, तो ऊपर की तरफ को मोड़ देते। लेकिन यहाँ क्या बोला गया है, उत्तर पूर्व बोला गया, तो हमने उत्तर भी लेना है और पूर्व भी लेना है। तो उत्तर और पूर्व कौन सा हो जाएगा, ये देखिए उत्तर की तरफ एक तो ये ऊपर जा रहा है, एक पूर्व की तरफ को जा रहा है, मतलब कि इस साइड को डायरेक्शनल जा रहा है, इस साइड को भी जा रहा है, ये मतलब ऊपर को भी जा रहा है और इस साइड को भी जा रहा है, पूर्व की साइड भी जा रहा है, इस साइड को भी जा रहा है। तो ये होगी उत्तर और पूर्व दिशा। तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 10 किलोमीटर चला दिया इसको उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला दिया। वे शुरुआती जगह से कितना दूर है, देखिए यहाँ पर अब एक सिचुएशन बन गई है। अब मैं एक बार इसको अच्छी तरह से आपको क्लियर करके बताता हूँ। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया है इस प्रकार से, ये कुछ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनी थी। अब आप बोलेंगे सर पाइथागोरस क्या है, आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, कर्ण का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर जमा लंब का स्क्वायर, जिसको अंग्रेजी में क्या कह देते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस जो आपका परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर कर लेते हैं, देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 10 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 100। अच्छा इक्वेशन बना के ही लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए।
10 का स्क्वायर, इस प्रकार से इक्वेशन बनेगी, दैट इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। आधार जो है हमारा 6 किलोमीटर है, तो 6 किलोमीटर का स्क्वायर यहाँ पर जमा, और 8 किलोमीटर मतलब कि लंब का स्क्वायर, लंब जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में। तो अब इसको कर लीजिएगा सॉल्व। कैसे करना है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है 64। जब हम इसको जमा करेंगे, एक मिनट में यहाँ पर डायग्राम को क्लियर कर लेता हूँ। जब इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 100 आ जाएगा। 36 और 64 को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और अगर हम 100 को 100 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 100 डिवाइडेड बाई 100 जीरो आ जाएगा, मतलब कि 1 आ जाएगा। मतलब कि वो जो व्यक्ति है वो अपनी ही पोजीशन पर है, वापस पहुंच गया हुआ घूमकर। तो इसका जो सही आंसर था वो था शुरुआती जगह पर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 40 छात्रों की कक्षा में समीर रैंक ऊपर से 12वां है। देखिए ऊपर से समीर जो है 12वें स्थान पर है। आलोक का रैंक समीर से 8 स्थान कम है। देखिए हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, आलोक इज 8 रैंक बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे की तरफ को, 8 रैंक नीचे। कौन, आलोक। और समीर से 8 रैंक नीचे है। टोटल कितने बताए थे, 40 बताए थे। अब इनको सॉल्व करते हैं। देखिए टोटल 40 व्यक्ति थे, ये 40 क्लास है। ऊपर से जो है समीर का रैंक कौन सा है इस प्रकार से मान सकते हैं। एक बार मैं यहाँ पर जो है क्लियर कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ। ऊपर से जो है समीर का रैंक कितना है, 12वां है। 40 है, यहाँ पर लिख देते हैं एक आ गया। और इस प्रकार से चलते चलते 2 3 4 इस प्रकार से, तो यहाँ पर 2 3 4 इस प्रकार से, तो यहाँ पर 12 पोजीशन है, मान लेते हैं ऐसा। और उसके बाद जो है +8 जो है किसका किया है, यहाँ पर देख सकते हैं 8 स्थान जो है आलोक के जो है नीचे है, नीचे की तरफ को है। नीचे की तरफ को 8 करेंगे तो कौन से स्थान पर आ जाएगा, ऐसे 13 14 15, 12 में 8 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। टोटल कितने हैं, इससे नीचे ऐसे करके 40 है। इट मीन्स नीचे की तरफ को और कितने हैं, 40 व्यक्ति, और मतलब 20 व्यक्ति और है। आलोक का स्थान ये है यहाँ पर 20वें नंबर पर, ये जो है वो आलोक का है 20वें नंबर पर। क्यों, क्या बोला गया है, समीर के बाद का जो 8 रैंक नीचे की तरफ को बिलो बोला गया है, 8 रैंक नीचे करेंगे। समीर का रैंक कितना बोला गया है, 12वां बोला गया, तो समीर को हमने यहाँ रखा है 12वें स्थान पर। उसके बाद आलोक का समीर से 8 स्थान कम है। कम का मतलब होता है नीचे की तरफ को, तो 12 में 8 की तरफ को नीचे जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20वें नंबर पर होगा जो है आलोक। अब बोला गया है कि आलोक का रैंक नीचे से कितना है, मतलब कि ऊपर की तरफ को कितना होगा नीचे से, मतलब कि 40 से पीछे आएंगे 40 39 38 37 36 34 इस प्रकार करके। तो कौन से नंबर पे आएगा 20, जो ये 20th पोजीशन है, ये आ गया आपकी 21st नंबर पर। क्यों आएगी, देखिए 20 तो आलोक का रैंक है ही, और 20 आलोक से आगे और होंगे तभी तो 40 होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप 40 छात्र बोले गए हैं कक्षा में, मतलब कि आलोक अगर 20वें नंबर पर है तो आगे 20 व्यक्ति और होंगे, तो 20 व्यक्ति और है तो आलोक का स्थान जो, अगर आलोक को भी 20वां नंबर भी जोड़ दिया जाएगा तो वो 21वें नंबर पर होगा। अगर आप 40 से पीछे की तरफ को अगर काउंट करते जाएंगे, जैसे 40 39 यहाँ पर 38 37 ऐसे करके ऐसे सो ऑन, तो यहाँ हम पहुँच जाएंगे 21 तक, और 21 तक ये पोजीशन कितनी बन जाएगी, 20 नंबर बन जाएगी। लेकिन 20वां स्थान जैसे ही हम ऐड करेंगे यहाँ पर, तो वो कौन से नंबर आ जाएगा, 21st नंबर आ जाएगा। तो 21st पोजीशन ही जो है वो किसकी है, आलोक की है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पर आलोक की ही जो है पोजीशन पूछी गई थी, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आलोक। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक फोटोग्राफी में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए लिशा ने कहा, तो यहाँ पर एक हम फोटोग्राफ बना देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक फोटोग्राफ, ये हमने एक फोटोग्राफ बना दिया, और इसकी ओर इशारा करते हुए लिशा ने कहा। तो लिशा जो है इसकी ओर इशारा कर रहे हैं, इस फोटो की ओर। मान लेते हैं ये लिशा है, और इसने जो है इशारा किया है, इसने इशारा किया है, लिशा ने इस फोटो की ओर की। अब देखिए ध्यान से सुनते रहिएगा इस प्रश्न को। फोटोग्राफी की ओर आदमी की ओर इशारा करते हुए लिशा ने कहा, उसकी माँ, मतलब किसकी, इस व्यक्ति की माँ जो है, जो फोटो में है। तो माँ के लिए हम यहाँ पर एक सर्कल बना देते हैं कि ये माँ है, ठीक है, माँ है ये। और इस व्यक्ति की माँ की इकलौती बेटी, तो इस माँ की इकलौती बेटी यहाँ पर मान लेते हैं कि इस माँ, ये जो है ये इन दोनों की माँ होगी फिर, क्योंकि देखिए ये बोल रही है कि लिशा ने कहा कि इस व्यक्ति की माँ, तो माँ तो ये होगी, और इस माँ की इकलौती बेटी
तो ये बेटी होगी। उससे आगे बोला गया है कि लीशा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, बेटी मेरी माँ है, ऐसा बोला गया है कि बेटी जो है मेरी माँ है, मतलब ये जो है माँ बेटियाँ हैं और इसकी माँ है, तो ये एकलौती बेटी है, तो ये इसका भाई हुआ जो फोटो में है व्यक्ति, तो भाई हुआ, तो वो इस प्रकार से क्या लगी, नीस लगी, मतलब कि भतीजी लगी। तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं आसानी से, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। बता दिए मैंने किस प्रकार से आएगा। लीशा है यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा मैं, ये जो है लीशा है और लीशा ने इस व्यक्ति को इशारा करते एम है यहाँ पर, मतलब कि ये मैन है कोई, इशारे करते हुए कहा है कि इसकी जो माँ है ये है मदर, इसकी जो माँ है इसकी इकलौती बेटी, तो इसकी इकलौती बेटी ये इसको बना दिया था, इसकी इकलौती बेटी मेरी माँ है, मेरी माँ किसकी, लीशा की माँ है, तो लीशा की माँ हुई। तो लीशा का जो है वो उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंध हुआ, तो ऑब्वियसली वो जो मैन है, मैन बोला गया है, आदमी बोला गया, इट मीन्स वो एक मेल है, तो मेल जो हुआ वो क्या हुआ, इस प्रकार से एक दूसरे से, ये लीशा की माँ मतलब इस लीशा की माँ और जो वो व्यक्ति आपस में भाई बहन है, तो भाई बहन हुए, तो भाई बहन जो है, भाई जो हुआ वो उस बेटी का क्या हुआ, क्या लगा, वो भतीजी लगी, मतलब मामा लगा लीशा का जो मैन फोटो में है। तो उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा एम ओ संबंधित है पी आर से, उसी तरह जैसे बी डी संबंधित है, तो बी डी किससे संबंधित होगा इसको देखते हैं। तो देखिए एम ओ जो संबंधित है किससे, एम ओ जो संबंधित है पी और आर से, उसी प्रकार हमने बी जो है डी किससे संबंधित है ये निकालना है। तो देखिए किस प्रकार से देखते हैं, यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं एम और ओ की जो पोजीशन है वो कितनी है। एम में अगर हम +2 करेंगे तो कितना आ जाता है हमारा, ओ आ जाता है। देखिए एम एन ओ मतलब 2 प्लेस आगे है ओ। आगे देखते हैं ओ के बाद पी है, तो पी में अगर हम 1 जमा करेंगे सिंपली पी, माफी चाहूँगा, ओ में अगर हम 1 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी आ जाएगा, पी आ जाएगा। अच्छा पी में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी के बाद 2 प्लेस वैल्यू प्लस करनी है, एक हो जाएगी क्यू की, एक हो जाएगी आर की, तो इट मीन्स यहाँ पर आर आ गया है। तो हमें रिलेशन पता चल गया है कि +2 +1 +2 +1 ये रिलेशन चला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बी डी था, बी डी को यहाँ पर लिख देता हूँ मैं बी और डी, इसका रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले +2 करना है, तो बी में अगर हम +2 करेंगे बी सी डी, तो सेकंड पोजीशन पे आ गया हमारा डी। अब हम यहाँ पर +2 किया है, ध्यान रखिएगा, तभी डी आया है। अब हमें +2 के बाद +1 करना है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हमारा पैटर्न क्या चला हुआ है, +2 +1 वाला। तो यहाँ पर अगर हम +1 करेंगे तो डी के बाद में क्या आ जाता है, ए बी सी डी, और डी के बाद हमारा आ जाता है +1 करेंगे तो ई आ जाता है। ठीक है, तो ई वाला ऑप्शन कहाँ पर है, ये है ई वाला, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे भी कर लेते हैं, इससे आगे +2 करना है, ई से आगे हमने +2 जोड़ने हैं, तो ए बी सी डी ई एफ और जी जुड़ गए, तो 2 प्लेस वैल्यू जुड़ गए, तो ई और जी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने सबसे पहले जो क्या करना है, पैटर्न ढूंढने की कोशिश करनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ई और जी। आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से जो है ये पैटर्न हमने फाइंड आउट किया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन भी होगा शायद। तो देखते हैं क्या कैसे जो है इसमें क्या रिलेशन बताया गया है और कौन सी यहाँ पर हमने जो है रीजनिंग लगानी है। यदि एक निश्चित कूट में मशीन को LBBIHOD के रूप में कोटित किया जाता है तो किस शब्द को SLTNNB के रूप में जो है कोड किया जाएगा। तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर मशीन का कोड लिख लेता हूँ, और जिससे कि हमें जो है इसका रिलेशन फाइंड आउट करने में मदद मिले। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसको मत पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अल्फ़ाबेट मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये सही दिया है, इंग्लिश में जो लिखा है ये पूरा कोड दिया हुआ है। इसका मतलब ढूंढना हमने SLTMFNB का, क्योंकि नीचे जो है F मेरे ख्याल से स्किप था, तो ये जो है ऊपर वाला इसी को लेना आपने कंसीडर करना है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो देखिए M का जो है रिलेशन L से कैसा है, M से हम अगर 1 माइनस जाते हैं तो कहाँ पहुँच जाएंगे, L पहुँच जाएंगे, क्योंकि L के बाद जो क्या आता है हमारा M आता है। तो M-1 करेंगे तो एक प्लेस पीछे जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, L पर पहुँचेंगे। उसी प्रकार A में अगर हम जमा 1 करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, हम B पर पहुँच जाएंगे। जमा 1 किया हमने, A में 1 जमा करेंगे, एक प्लेस वैल्यू आगे चले जाएंगे, A में अगर 1 जमा करेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, B पर पहुँच जाएंगे। उसी प्रकार फिर से -1 किया तो C से 1 माइनस पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। उसी प्रकार H से 1 आगे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा I आ जाएगा।
अल्फ़ाबेट सीरीज में आगे की तरफ को एच के आगे आई आ जाएगा। तो आई से एक पीछे जाना है, फिर एक -1 करना है तो एच आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको पैटर्न पता चल गया है अब कि -1 +1 -1 +1 यही पैटर्न चला है। अब हम फाइंड आउट करते हैं SLTMFNV का कोड। तो इसको पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ यहाँ पर। और तो यहाँ पर SLTMFNV का हमने कोड फाइंड आउट करना था। तो हमारा पैटर्न क्या बना था, -1 करना है पहले, फिर +2 कर माफ़ी चाहूँगा +1 करना है, यहाँ पर माफ़ी चाहूँगा +1 करना है, उसके बाद फिर -1 करना है, फिर +1 करना है। इस प्रकार से कोड चला हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने S से एक माइनस करेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, S से एक पीछे जाएंगे तो हमारा R आ जाता है, R के आगे S आता है। इट मीन्स यहाँ पर एक माइनस कर दिया हमने। अब एक प्लस करना है, देखिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्लस करना है। अब हमने एक L में एक प्लस करेंगे तो L के बाद में क्या आ जाता है हमारा, M आ जाता है, JKLM आ जाता है। तो L का कोड M हो जाएगा। T से अपने पीछे की तरफ को जाना है। अब हमने क्या करना है, T से पीछे की तरफ को जाना है। तो T से पीछे -1 करेंगे तो कितना आ जाता है आपका, S आ जाता है, क्योंकि RST, T से पीछे क्या होता है, S होता है। तो M के अब हमने +1 करना है, -1 हो गया पीछे, M से +1 आगे करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, JKLM और N आ जाएगा। उसी प्रकार F से पीछे की तरफ को आना है एक, तो F से पीछे एक अल्फ़ाबेट क्या होता है, E होता है। अब फिर से +1 करना है तो N के बाद क्या आ जाता है, O आ जाता है। और B से एक पीछे की तरफ आएंगे तो A आ जाता है। अब आप लोग ये जो कोड है, हमारे पास कोड मिल चुका है। तो इसी प्रकार से आपने जो है क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करना है और क्विकली सॉल्व करना है। कहाँ मिल रहा है हमें, RMSNEOA। तो RMSNEOA जो है ऑप्शन सी में मिल रहा है। तो आपका जो है ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो ये आज का हमारा आखिरी सेशन था और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।